हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम समझेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि जीएसटी क्यों लेना है, किनको लेना है, क्या क्या उसके जरूरी बातें होती हैं, और जीएसटी अगर हम ले रहे हैं तो आपको कौन कौन सी टाइप की जीएसटी रजिस्ट्रेशन बताई गई है एज पर लॉ, उस चीज को हम लोग बिल्कुल डीप में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जीएसटी लेना किनको है। जीएसटी कोई भी ले सकता है जो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो व्यक्ति गुड्स का बिजनेस कर रहा हो चाहे सर्विसेज का बिजनेस कर रहा हो। बिजनेस दो ही होगा, गुड्स या सर्विस का। गुड्स या सर्विस का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप जीएसटी ले सकते हैं। जीएसटी लेने का रीजन ये है कि ताकि मतलब कि एक प्रकार का आपका फॉर्म भी जीएसटी से रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है। मैंने बताया जीएसटी लेने का मतलब फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो गया, चीज ये भी है। तो जीएसटी लेने के लिए क्या कंपलसरी रूल है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं, ये मैंने लिखवाया भी था, अगर टर्नओवर मतलब 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो जाए, ठीक है, यानी कि एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में, सिंगल FY, एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर क्रॉस कर दिया, ठीक है, सिंगल फाइनेंशियल ईयर का मतलब पता होगा 1 अप्रैल से शुरू होगा और आपका 31 मार्च को क्लोज होगा ये। ठीक है, 1 अप्रैल तो 31 मार्च। तो अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक, और वो बिजनेस आपका गुड्स से रिलेटेड है, या कोई शॉप है, होलसेल की दुकान है, कुछ भी आप बेचते, गुड्स है, वस्तु, और आपने बिजनेस की शुरुआत की, और फिर टर्नओवर का मतलब हमारी सेल, ठीक है, अगर 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर गया एक फाइनेंशियल ईयर में, तो हमें जीएसटी लेना कंपलसरी है। अगर हम नहीं लेते तो हमें मतलब कि हमारे ऊपर पेनाल्टी। और हाँ, आइए आइए एक चेयर, ये चेयर दे दीजिए, चेयर दे दीजिए, हाँ ये लीजिए, हाँ बैठिए, थोड़ा ऐसे करिएगा, हाँ एडजस्ट करके बैठ जाइए, इसको पॉज, हाँ देखिए देखिए उठा के है इसको, सारी लड़ाई कुर्सी की है यहाँ, हाँ आराम से देखिए, रख दीजिए, हाँ हाँ आप पीछे हो जाइए, हाँ थोड़ा पीछे, अभिषेक जी आप थोड़ा पीछे हो जाइए, हाँ ठीक है, ठीक, एडजस्ट हो जाइए पहले। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन उन लोगों को लेना है अगर वो गुड्स से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो जाता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना है। लेकिन जो फिगर अभी मैं लिखवा रहा हूं, हो सकता है कि ये फिगर चेंज हो जाए, ये बिल्कुल हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को लगे कि नहीं यार जीएसटी का थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाते हैं, हो सकता है कि इसको और बढ़ा भी सकते हैं, हो सकता है कि इसे ठीक है ये टर्नओवर को और घटा दे, तो वो, लेकिन अभी करंट में जो चल रहा है, करंट में बोला गया है कि 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर अगर होगा तो आपको जीएसटी नंबर लेना है। ठीक है, सेकेंड, अगर आप सर्विस बिजनेस करते हैं, सर्विस से संबंधित, ठीक है, कोई भी सर्विस रिलेटेड बिजनेस है, उस कंडीशन में ये लिमिट आपके 20 लाख हो जाती है। यानी कि सिंगल फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 20 लाख से ज्यादा का बिजनेस कर दिया, टर्नओवर कर दिया, यानी सेल कर दिया, तो फिर आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है। ये किसके लिए हो गया? ये हमारा सर्विसेज के लिए हो गया। अब देखिए बहुत तरीके के सर्विसेज बिजनेस है, जैसे आपका भी सर्विसेज बिजनेस में आएगा, ठीक, गुड्स आपका बिजनेस में नहीं आएगा। ठीक है, तो गुड्स से रिलेटेड बिजनेस में चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो गुड्स वाले बिजनेस में 40 लाख की लिमिट है, और आपका सर्विस बिजनेस में आपका 20 लाख की लिमिट है। लेकिन अगर आपका सर्विस बिजनेस या गुड्स का बिजनेस यूनियन टेरिटरी में है, यूटी में, आपको पता है 7 केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो ये टर्नओवर फिर हाफ हो जाएगी। सपोज अगर आप जम्मू में हैं, जम्मू में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो और आपका बिजनेस जो है मतलब कि गुड्स से रिलेटेड बिजनेस है, तो जम्मू के लिए ये रूल 20 लाख होगा, 40 लाख नहीं होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी में, यूनियन, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, टेरिटरी में ये थ्रेशोल्ड लिमिट हाफ हो जाती है। यानी कि अगर आप नॉर्मल स्टेट में हैं तब तो 40 और 20 लाख का रूल लागू हो रहा है।
अगर आप यूनियन टेरिटरी में बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पास ये लिमिट को हाफ कर दिया गया, बोला नॉर्मल स्टेट में तो आपका 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है ना। अगर आप सपोज जैसे आप यूपी में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, यूपी में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए 40 लाख का रूल लागू होगा, यानी कि 40 लाख से जैसे ही ज्यादा गया तो जीएसटी लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी स्टेट में है, अंडमान निकोबार या जो भी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में, वहां पर 40 लाख आपके लिए लिमिट है, वहां 20 लाख यानी हाफ हो जाएगी, बस ये समझाना चाह रहा था, ठीक। सर्विस बिजनेस है तो 10 लाख हो जाएगी, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक। यूनियन टेरिटरी में ये थ्रेशोल्ड लिमिट हाफ हो जाती है, ठीक। समझ में आ रहा ना किसी को अगर। और चौथा क्या है, चौथा, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस, कॉमर्स बिजनेस है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगी आपके लिए, फिर आपको वेट नहीं करना है कि मेरा 40 या 20 जाए, ठीक है। हाँ, ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब जैसे आपने कोई शॉप खोली है ना, आपने बोला कि अभी तो मेरा जीएसटी का कोई आपका सिस्टम नहीं है, बट लेकिन आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या कहीं मिंत्रा से बेचना चाहते हो, तब आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा। ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जीएसटी लेना का उसको वेट ही नहीं करना कि मेरा 20 लाख या 40 लाख हो जाए। ये चौथा हो गया। पांचवा, इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब ही हो गया कि आप दूसरे राज्य में अपनी गुड्स की डिलीवरी देते हैं, सर्विसेज का आप सप्लाई करते हैं। जैसे सपोज आपका बिजनेस है प्रयागराज में, मान लीजिए सर्विस का बिजनेस है, सपोज आप आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वेब डेवलपमेंट वगैरह करते हैं या जो भी चीजें, ठीक, कंसल्टिंग आपका जो है आपका आईटी कंसल्टिंग का बिजनेस है। लेकिन आपका क्लाइंट मान लीजिए महाराष्ट्र से कॉल किया, ठीक है, राजस्थान से कॉल किया, और उस क्लाइंट को तो आप अपनी सर्विसेज देंगे, ठीक। सर्विसेज देने के बाद एक आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, रेज करेंगे, ठीक, तभी तो पेमेंट करेगा वो। तो फिर तब तो आपको, क्योंकि ये सप्लाई इंटर स्टेट हो गई है, इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी, आपको वेट नहीं करना है कि मेरा 40 या 20 का क्रॉस हो जाए। तो हम समझ सकते हैं कि मोटा माटी ये 5 आपको रूल याद करने पड़ेंगे। क्या क्या? गुड्स से रिलेटेड बिजनेस है तो 40 लाख, सर्विस से रिलेटेड बिजनेस है तो 20 लाख, और अगर आप यूनियन टेरिटरी में है तो ये गुड्स एंड सर्विसेज की लिमिट सब हाफ हाफ हो आधी आधी हो जाती है। और चौथा, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हैं तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी, वेट नहीं करना, और आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो जीएसटी लेना कंपलसरी है। तो ये हम लोगों ने ये 5 चीजें समझ लिया। तो खैर, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कैसे ये पता चलेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को कैसे पता चल जाता है कि हमारा टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस हो गया है या 20 लाख से क्रॉस हो गया है। तो सपोज आपका रियल में आपका टर्नओवर 50 लाख था, फिर भी बहुत सारे बिजनेस है 50 लाख 60 लाख का टर्नओवर क्रॉस है, फिर भी वो जीएसटी नंबर नहीं लिए, फिर भी उनके पास कोई नोटिस नहीं आई। क्यों नहीं आई है? क्योंकि डिपार्टमेंट जब असेसमेंट करेगा तो आपके बैंक अकाउंट से ठीक है असेसमेंट करेगा। मान लीजिए कि आपने टोटल तो 60 लाख का टर्नओवर किया, बट बैंक अकाउंट में 30 लाख ही पेमेंट आया, प्रूफ तो वही है कि भैया, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट वाले कहेंगे कि भैया आपने 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस किया है, आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है, तो आप प्रूफ देंगे नहीं मेरा 40 लाख टर्नओवर क्रॉस ही नहीं है, ये लीजिए हमारा जो है बैंक स्टेटमेंट देखिए, पेमेंट मेरी इतनी आई है। क्योंकि कैश को तो कोई ट्रैक कर ही नहीं सकता, कैश को कोई ट्रैक कर नहीं सकता, लेकिन आने वाले टाइम में अब कैश को भी ट्रैक होने लगेगी, क्योंकि अब कैश को भी खत्म किया जा रहा है, हाँ, और उसके जगह पे आ रहा है ई रुपया, आपने सुना होगा ई रूपी, ऐसे कुछ समथिंग आ रहा है। तो आपका एक एक रुपए भी आप किसको दे रहे हैं सब गवर्नमेंट पर डेटा आ जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यही लिए हम लोग कहते हैं आने वाले टाइम में फुल्की वाला भी जो होगा उसको भी जीएसटी नंबर लेनी पड़ जाएगी। फुल्की का बिजनेस है वो एक सर्विस बिजनेस के अंतर्गत आता है, लिया हुआ है ठीक है। तो आने वाले टाइम में सभी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। रेस्टोरेंट क्या है? वो सर्विस बिजनेस है। एक चाय की दुकान क्या है? वो भी सर्विस बिजनेस, वो गुड्स नहीं है, वो सर्विस है, उनके लिए 20 लाख की लिमिट है, ठीक है। खैर,
तो ये हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे कि मेरा टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख गया, वो एज पर बैंक स्टेटमेंट ने डिपॉजिट वाली साइड में अगर आपने टोटल जोड़ा कि भैया 40 लाख से ज्यादा गया तो जीएसटी लेना जरूरी है। और साथ ही साथ अगर ये पांचों कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो फिर भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी चॉइस के ऊपर, वॉलंटरी बेसिस के ऊपर हम लोग करेंगे। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये पांचों चीजें मतलब अप्लाई नहीं होती फिर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि बाद में कंप्लायंसेस, हमें लीगल कंप्लायंसेस का फेस ना करना पड़े, कोई झाम ताम फेस ना करना पड़े। तो शुरू से ही अगर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो हमें बिजनेस करने में भी आसानी है, हम लोग शो भी कर पाएंगे कि देखिए हमारा बिजनेस है या जो भी चीजें, एक लीगल तौर पे हम लोग आ गए। तो ये आपने लिख लिया होगा, है ना। तो अच्छा, अब हमें तो पता है जीएसटी क्यों लेना है, ये 5 चीजें गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं। और जीएसटी लेने से क्या फायदा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है। अच्छा, जीएसटी लेने से बिजनेसमैन को क्या फायदा है, क्या कोई फायदा है बिजनेसमैन के लिए है क्या? जैसे अगर हम लोग टैक्स कंसल्टिंग वर्क करते हैं अगर, तो किसी को अगर ठीक है कोई पूछेगा भैया हम जीएसटी नंबर लेंगे तो क्या फायदा मिलेगा, हालांकि फायदा तो कुछ है नहीं है, लेकिन अब ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। जैसे सपोज आपका बिजनेस टर्नओवर है, मान लीजिए 40 लाख का टर्नओवर है, यानी 40 लाख तक का आप साल भर में टर्नओवर कर रहे हैं। अब आपको लोन की जरूरत पड़ी, ठीक है, अब आप बैंक गए, बैंक से बोला कि हमें लोन चाहिए, तो बैंक ने पूछा कि आपका टर्नओवर कितना है, आपने बोला 40 लाख रुपीज का। तो बैंक तो कहेगा ना प्रूफ दीजिए 40 लाख का है, आपका प्रूफ ही नहीं है 40 लाख का टर्नओवर है। आप ऐसे बता के थोड़ी हो सकता है कि मैं 40 लाख का टर्नओवर कर रहा हूँ, क्या प्रूफ है, ठीक है, कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास। तो जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं तो जीएसटी रिटर्न जब हम लोग फाइलिंग करते हैं हर महीने या क्वार्टरली बेसिस पे फाइलिंग करते हैं, उसमें हम टर्नओवर डालते हैं कि मेरा इस महीने या ये क्वार्टर में मेरा टर्नओवर इतने रुपए का हुआ, तो वो आपका जीएसटी के पोर्टल में चढ़ा हुआ है। तो जीएसटी के पोर्टल में जब आपके बिजनेस का टर्नओवर दिया हुआ है तो वो एक तरीके से प्रूफ हो गया कि मैं जो इतने रुपए का बिजनेस कर रहा हूं। और बैंक्स वगैरह आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तभी देगी जब आपका टर्नओवर अच्छा हो, क्योंकि बैंक को भी अपने पैसे रिकवर करने हैं। पता चला आपका टर्नओवर कुछ है ये नहीं, आपने लोन ले लिया, फिर रिकवरी में दिक्कत हो जाए, तो बैंक को भी पता करना है कि आप इतना टर्नओवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसीलिए किसी भी बिजनेसमैन को बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बैंक कभी जिंदगी में लोन नहीं देता है। तो यानी कि कहने मतलब क्या हुआ, तो हम लोग बिजनेसमैन को ये बता सकते हैं कि देखिए जीएसटी लेने से क्या होगा, कल को आप लोन ले सकते हैं। पहला फायदा ये हो गया, ठीक है, यही फायदा है। और गवर्नमेंट की बहुत सारी क्या स्कीम आती है, एमएसएमई स्कीम आती है, बहुत सारी स्कीम्स आती है, बहुत सारे ग्रांट्स आपको मिलते हैं, है ना। जैसे एक तो हो गया लोन तो हमें रिपे करना पड़ता है, कुछ होता है ग्रांट्स, ठीक है। ग्रांट्स क्या होता है कि आपको वो वापस नहीं करना होता है। जैसे आपने बिजनेस बिल्ड किया, ठीक है, बिजनेस बिल्ड करके आपने अपने गांव समाज में आपने रोजगार आपने डेवलप किए। भाई अगर आप रोजगार अगर आप जनरेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में आप गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर बहुत सारी ऐसे फंडिंग एजेंसी है जो कि आपको ग्रांट देती है। मतलब कि सपोज आपको बिजनेस में 10 लाख 20 लाख 50 लाख की रिक्वायरमेंट है और आप अपने बिजनेस को शो भी कर रहे हैं कि देखिए मैं इतने लोग रोजगार दे रहा हूँ, इससे फायदा हो रहा है समाज में, तो आपको हो सकता है कि ग्रांट भी आपको मिल जाए। ज्यादातर लोगों को ग्रांट किनको मिलता है, जो कुछ नया या तो आविष्कार कर रहे हैं, है ना। जैसे जेप्टो, है ना, जेप्टो, ठीक है, जब ये जेप्टो नाम का प्लेटफॉर्म लाया, है ना, उनको ग्रांट्स वगैरह भी मिले, 40-50 लाख का ग्रांट भी उनको मिला कि हाँ हाँ आपने कुछ नई चीज आविष्कार की, इससे फायदा होने वाला है, जॉब क्रिएट होगा वगैरह वगैरह। खैर ठीक है, वो बात तो अलग बात होगी। तो हम लोग ने समझ लिया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने से फायदा क्या होगा। फायदा बोला जाए तो भाई आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे मैं इतने का टर्नओवर कर रहा हूं। दूसरा, ठीक है, और आपको ना उसी बेसिस पे आपको बैंक भी आपको लोन प्रोवाइड करती है। और जीएसटी कब लेना जरूरी होता है, ये 5 चीजें मैंने लिखवा दिया। अब आपके पास कोई अगर व्यक्ति आता है बोलता है कि हमें जीएसटी लेना है, जीएसटी कब लेना चाहिए, तो आप उन्हें बता सकते हैं, है ना, इंटरेस्ट सप्लाई होगा, ई कॉमर्स में बता सकते हैं। खैर, तो चलिए अब ये फाइनल अगर हो गया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में भी 2 रूट आपको बताया गया, 2 टाइप के जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। अब वो दोनों टाइप को समझेंगे, है ना। तो पहला रजिस्ट्रेशन का जो टाइप है इसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम,
और दूसरे टाइप का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है उसे बोलते हैं रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम, तो ये दो टाइप की स्कीम है। अब ये दोनों स्कीम को हम लोग समझेंगे कि कंपोजिशन स्कीम का मतलब क्या है, किनको लेना चाहिए कंपोजिशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन, कौन कौन सा बिजनेस कंपोजिशन में आ सकता है ना, और रेगुलर रजिस्ट्रेशन किनको कराना चाहिए, कौन कौन सा बिजनेस रेगुलर के तौर पे आएंगे, क्या इसके नियम है वो सारे समझेंगे, क्या प्रोज एंड कॉन्स है। सपोज आप टैक्स कंसल्टिंग कर रहे हैं, कोई बिजनेस ने बोला कि मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, अब आपके पास दो है, या तो हम कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा दें या रेगुलर के स्कीम में करा दें। दोनों में फर्क क्या है, क्या फायदे क्या नुकसान, इसका हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे बैठ के, ठीक है। सबसे पहला आप ये कह सकते हैं कि कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए बनाया गया है, छोटे बिजनेसेस के लिए। और क्योंकि जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जब जीएसटी का लाया गया है ना, जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये हुआ कि छोटा बिजनेसेस बेचारा फाइलिंग करवाएगा कि अपना दुकान देखेगा, क्या करेगा, क्योंकि वो ठीक, वो लोगों को बार बार फाइलिंग वाइलिंग उनको झाम ताम हो जाएगी, वो अपना फिर जब परेशान हो जाएंगे। तो कंपोजिशन का जो स्कीम है इसमें ये है कि आपको जीएसटी फाइलिंग बड़ी सिंपल कर दिया गया, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी लीगल असिस्टेंट लोग लेते हैं, कोई व्यापारी फाइलिंग नहीं करता, एक लाइन की फाइलिंग होती है, बहुत सिंपल होती है, ताकि सिंप्लीफाई कर दिया गया है। और यहाँ पास अगर आपने कंपोजिशन स्कीम के तौर पर रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको अपने टर्नओवर का 1% जीएसटी देना है। जैसे हम लोग ने अभी अकाउंटिंग वगैरह की, हम लोग ने देखा कि 12% की गुड्स भी है, 18% की गुड्स भी है। तो जो भी आपका टैक्स आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो 12%, 18%, 28% के बेसिस पर अप्लाई हो रहा है वो, ठीक है। लेकिन वो है रेगुलर स्कीम है, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में क्या है कि आपको अपने टर्नओवर का 1% देना है, बस, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोजिशन कौन ले सकता है, टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़। अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में, अच्छा जो भी मैं लिखूंगा वो सारा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही तो होगा, ठीक है। हाँ, जनवरी से काउंट नहीं करना, अप्रैल से काउंट करना है आप लोगों को। तो अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। और रेगुलर के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा गया तो आपको रेगुलर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मोर देन 1.5 करोड़, ठीक है। तो अगर देखिए, ये पहली बात तो चॉइस भी होगी, जरूरी नहीं कि आप कंपोजिशन स्कीम ही ले, क्योंकि कोई अगर बिजनेस की शुरुआत कर रहा है तो आपकी शुरुआत तो जीरो से ही होगी, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट, ठीक है, नहीं होगा। तो फिर भी आपके पास चॉइस है, या आप शुरू में ही आप कह सकते हैं कि नहीं मुझे रेगुलर स्कीम ही लेना है, तो ये आपकी चॉइस है, जरूरी नहीं कि वेट करना है 1.5 करोड़ चला जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसमें जो टैक्स लगता है, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, टैक्स ऑन टर्नओवर at the rate of 1% और 5%। तो हमने लिखा कि कंपोजिशन में क्या होता है कि जो भी टैक्स पे करना होता है वो टर्नओवर पर, हमारी पूरी सेल पर। अब इसमें दो प्रकार के टैक्स स्लैब है, या तो 1% या 5%। जैसे कंपोजिशन में क्या होता है कि अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं, गुड्स का बिजनेस है, तो आपको टैक्स अपने टर्नओवर का 1% देना है। सपोज मेरी एक शॉप है छोटी सी, और मान लीजिए कि मेरी एक मोबाइल की शॉप है, मैं मोबाइल बेचता हूँ या चीजें, ठीक है। तो मेरा मान लीजिए कि किसी मंथ में 5 लाख का टर्नओवर, 5 लाख की सेल हुई, तो मुझे कुछ नहीं करना, 5 लाख का 1% 5,000 मुझे टैक्स पे करना है, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन जो स्कीम है वो सर्विस बिजनेस के लिए नहीं है, क्योंकि सर्विस बिजनेस में मार्जिन ज्यादा होती है, गुड्स बिजनेस में मार्जिन कम होती है। जैसे मैं अगर मोबाइल फोन का दुकान है, मोबाइल फोन बेचता हूँ, सपोज मैंने सैमसंग का फोन मैं बेच रहा हूँ 50,000 की, लेकिन हो सकता है कि वो फोन मुझे 45,000 का मिला हो, मात्र 5% का या
मतलब कि मात्र 5,000 का ही आपका मार्जिन होगा, यानी कि 10 आपका 10% की मार्जिन होगी। लेकिन सर्विस बिजनेस में मार्जिन तो पूरी होती है। सपोज आप वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट जो कर रहे हैं उसमें आपकी कॉस्टिंग नहीं है, वो तो आप खुद कोड कर रहे हो, उसमें जो भी आप चार्ज ले रहे हैं वो तो 100% आपका हो सकता है कि ठीक है सर्वर कॉस्ट या आपका मैन पावर कॉस्ट जो आएगा। तो सर्विस बिजनेस में 70-80% तक की मार्जिन होती है, ठीक है। तो इसीलिए सर्विस बिजनेस वालों के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। कंपोजिशन स्कीम किन के लिए? जो गुड्स का बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर आपका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट वालों को भी कंपोजिशन स्कीम दिया गया है। रेस्टोरेंट वालों के लिए 5% आपका अगर सपोज आपने रेस्टोरेंट ओपन किया, ठीक है, और रेस्टोरेंट ओपन किया और आपने रेस्टोरेंट पे क्या नाम है टीवी लगाया है ना, एयर कंडीशनर लगाया है, तब तो आपको अगर आप रेगुलर स्कीम मिलेंगे तो 18% जीएसटी। कोई आपके रेस्टोरेंट में खाने के लिए आया, 500 रुपए का प्लेट है, तो आप कितना 90 रुपए आप और एक्स्ट्रा लेंगे, 590 रुपए चार्ज करेंगे। 500 रुपए आपका फूडिंग का कॉस्ट प्लस 90 रुपए जीएसटी चार्ज 18% के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसे कंपोजिशन स्कीम में लेते हैं तो फिर आपको 500 रुपए पर 5% जीएसटी चार्ज करने हैं, यानी कि कितना 25 रुपए। तो रेस्टोरेंट वाले ही सिर्फ देखिए सभी सर्विस बिजनेस कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, सभी नहीं ले सकते, सिर्फ रेस्टोरेंट वाले ही आपका कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनको 5% देना पड़ेगा, उनके लिए 5% है। बाकी जितने भी गुड्स में बिजनेस करते हैं वही लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपका कंपोजिशन स्कीम में ले सकते हैं। जैसे कोई कोचिंग इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन या कोचिंग चला रहा है, ठीक है, अब वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं ले सकता, उसको रेगुलर ही लेना पड़ेगा, 18% जीएसटी उसको लगेगी, ठीक है। तो हाँ, तो ये हो गया, यानी कि ये आपका हो गया, ये सर्विसेज पे आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल पे लिख देंगे रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए, और ये वाला हो गया आपका गुड्स बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो रजिस्ट्रेशन टाइप है इसको सिंपल बनाया गया ताकि छोटे मोटे बिजनेसमैन लोग अपना बिजनेस कर सके और उनको प्रॉब्लम भी ना हो। अब रेगुलर में कैसे टैक्स लगता है? रेगुलर में जो टैक्स लगेगा वो आपका लगेगा एज ऑन आइटम टैक्स कैटेगरी, यानी कि आपने जो भी ठीक आइटम या जो भी सर्विसेज का बिजनेस है वो किस कैटेगरी में आता है ना। 5% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, 28% भी हो सकता है। इस स्लैब पे आपको देना है। यहां पर क्या था, अगर आप सपोज मोबाइल की शॉप है, आपने जो कंपोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन किया तो आपको 1% टैक्स देना है। बट अगर आप रेगुलर में तो 18% के बेसिस पर आपको टैक्स देना है, ठीक है। अभी हम लोगों को लग रहा है कि कंपोजिशन स्कीम वाला तो ज्यादा फायदा है ना, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अभी हम लोग डीप इसका जो एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये हो गया। तीसरा, कैन नॉट क्लेम आईटीसी, और ये हो जाएगा कैन क्लेम आईटीसी। यानी कि अगर किसी ने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको शुरू में बताया था आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी। जब हम कुछ परचेज करते हैं तो हम टैक्स का उन्हें पेमेंट करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है आईटीसी। फिर हम जो सेल करते हैं अपनी मार्जिन ऐड करके, वो जो हमने टैक्स कलेक्ट किया वो आउटपुट होता है। और रेगुलर स्कीम में क्या होता है कि हम आईटीसी को क्लेम करते हैं कि भैया मैंने परचेज करते समय इतना रुपए मैंने दिया हुआ है, अब मैं इसको अपनी जीएसटी अमाउंट से घटाऊंगा। ये फायदा आपको रेगुलर मिलेगा, कंपोजिशन में ये फायदा नहीं मिलता है। यानी कि कंपोजिशन अगर ठीक स्कीम में आप है तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। रेगुलर स्कीम में है तो आईटीसी मिलेगा। आईटीसी का मतलब लिखवाया, आपको समझ में हो गया। अब देखिए आईटीसी मिलने से क्या फायदा है, वो हम टैक्स को अपने कम कर पाएंगे ना, टैक्स को हम माइनस कर पाएंगे, है ना। तो आईटीसी, तो पहले तो ये नोट करिए, ये मेन चीजें। अब हम लोग समझेंगे कि किसमें ज्यादा फायदा है। अभी तो देखने पे तो लग रहा है कि भैया 1% है और यहाँ 18% है,
बट इसको अभी हम लोग समझेंगे बिल्कुल कैलकुलेशन करके किस में ज्यादा फायदा मिलता है हम लोगों को। इसको आपने नोट कर लिया? चलिए आइए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। जरूरी नहीं है किसी का 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो आपने बोल दिया है कि भैया आप कंपल्शन स्कीम में आप रजिस्ट्रेशन ले लो। जरूरी नहीं, हो सकता है कि आपने कंपल्शन ठीक स्कीम बोल दिया बट उसका नुकसान लॉस हो जाए, इसको समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए पुष्पराज है, चलिए स्पेलिंग लिख दिया मैंने उल्टा सीधा। ठीक है, अब इनको बिजनेस करना है। अब जब इनको बिजनेस करना है तो ये किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास गए। ठीक है, अब टैक्स कंसल्टेंट मान लीजिए शिवम है। अब ये शिवम के पास गए है ना, इन्होंने बोला कि शिवम मुझे बिजनेस करना है, मैं मेरा जो मोबाइल की शॉप में खोलना चाहता हूँ, मोबाइल का एक शॉप खोलना, जीएसटी नंबर लेना है। तो शुभम ने कहा ठीक है चलिए हम जीएसटी रजिस्टर कर देंगे। अब उस शुभम के दिमाग में ये है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो करना है, इनको मैं कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा दूं या रेगुलर में कराऊं। अब ये कैसे डिसीजन मेकिंग होगी, जो बताने जा रहा हूं वो गूगल में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपको खुद से डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट इनसे पूछना है कि भैया पहले आप इनके बिजनेस की कैटेगरी को समझना है, कितने बड़े लेवल पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर ये बहुत अच्छा शोरूम टाइप का खोलना चाह रहे हैं तब तो 1.5 करोड़ ये क्रॉस कर ही देंगे। ठीक है, जहां 100 आईफोन बेचा क्रॉस हो गया 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर इनका बड़े लेवल पे शुरू करना है ना, अगर इनकी छोटी मोटी शॉप है, ठीक, ज्यादा प्रीमियम फोन ये नहीं रखते, 15, 20, 25 तक की रखते हैं, 30 तक की रखते हैं, ज्यादा प्रीमियम नहीं रखते, तब तो आप मान सकते हैं कि भैया इनका जो है उतना 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर क्रॉस नहीं करे। लेकिन पूछेंगे भी आप, एक बार हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ये बताइए कि आप अपने बिजनेस को कितने बड़े स्तर तक ले जा पाएंगे। क्या आप नॉर्मल लेवल पे शुरू करना चाहते हैं या कल को बहुत बड़े तक ले। उन्होंने कहा कि अभी तो हमारी शुरुआत है, 2-3 साल ऐसे लगेगा मैंने। तो आपने कहा ठीक है इनको कंपोजिशन स्कीम में डाल देते हैं, 1% ये टैक्स देंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, है ना। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं मुझे शोरूम खोलना है, पूरा मैकबुक वगैरह रखना है, पूरा हर चीज रखना है, तब तो सिंपल सी बात है फिर रेगुलर में लेना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 करोड़ टर्नओवर क्रॉस होता ही होता है, कोई रोक नहीं सकता। पहला। दूसरा रीजन ये है कि आपको ये देखना है कि मार्जिन कितनी लेके चल रहे हैं। सपोज ये बोले कि सर मेरा 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं जाएगा साल में, है ना, 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं जाएगा क्योंकि कंपोजिशन के लिए 1.5 करोड़ से कम का होना चाहिए। तो आपने लगा कि हाँ ठीक है, जब इन्होंने क्लियर कर दिया कि 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर इनका नहीं जाएगा तो हम इनको कंपोजिशन रखते हैं। लेकिन ये डिसीजन पूरी तरीके से गलत होगा। एक क्वेश्चन और पूछना है आपको कि आपकी मार्जिन कितनी, ग्रॉस मार्जिन कितनी है। ग्रॉस मार्जिन का मतलब जो फोन आप बेच रहे हैं वो आपको कितने में पड़ती है और कितना % आप अपनी प्रॉफिट ऐड करके आगे आप सेल करते हैं। सपोज पुष्पराज ने आपको बोला कि मेरी ग्रॉस मार्जिन है मान लीजिए कि 2%। सपोज इन्होंने बोला कि मेरी ग्रॉस मार्जिन है 2%। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि अगर पुष्पराज की 2% ग्रॉस मार्जिन है और ये 1 करोड़ तक का ये परचेज वर्चेज कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, ठीक है, तब इनको अगर हम रेगुलर में लेके जाएं तो रेगुलर में ठीक है कितना टैक्स बच रहा है। अगर हम इन्हें कंपोजिशन में लेके जाते तो कितना टैक्स बच रहा है। हम लोगों को सुनने में तो लग रहा है कि भैया रेगुलर में 18% की जीएसटी है और कंपोजिशन 1% लग, तो देखिए नंबर देखेंगे तो उसमें 18 है, इसमें एक लगता है कि यार इसमें तो बहुत कम टैक्स है। लेकिन आखिरी पॉइंट मैंने क्या लिखा था कि आईटीसी क्लेम कर सकता है रेगुलर वाला, कंपोजिशनल आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। उससे बहुत मेजर फर्क आता है। नंबर वाइज अगर देखेंगे, फिगर वाइज देखेंगे, लगेगा 1% वाला, नहीं, गलत। अभी देखते, सपोज ये 1 करोड़ का परचेज करते हैं साल भर में, पूरा 1 करोड़ का ये परचेज करते हैं और इनकी मार्जिन है। अब देखिए अगर ये कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं, पूरा रह गया अजय मौर्य, बाद में बात करेंगे इनसे। और ये जब अपनी 2% की प्रॉफिट इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, इनकी टोटल सेल हो जाती है 1 करोड़ 2 लाख रुपए, यही होगा ना, यही उनकी सेल होगी। तो अगर ये कंपोजिशन स्कीम में चले जाते हैं, कंपोजिशन स्कीम में इनको हम लेते हैं, तो इनको 1 करोड़ 2 लाख का 1% कितना होगा, 1 करोड़ का
1 लाख हो गया, 1 लाख और 2 लाख का 2000, यानी कि इनको 1,02,000 रुपए का टैक्स इनको पे करना पड़ेगा। इतना रुपए का इनको टैक्स लगेगा टोटल। यानी कि हमने देखा कि अगर ठीक है, अगर पुष्पराज 1 करोड़ का परचेज करते हैं और 2% अपनी प्रॉफिट ऐड करके वो सेल करते हैं, इनको मैंने अगर कंपोजिशन स्कीम में ला दिया, तो क्योंकि कंपोजिशन आपका स्कीम कहता है कि टर्नओवर का आप 1% टैक्स दीजिए, तो हमने देखा कि 1,02,000 रुपए का इनके ऊपर टैक्स लग रहा है। अब आइए इनको हम रेगुलर स्कीम में लेके आते हैं तो कितना टैक्स लगता है। अब रेगुलर स्कीम में क्या होता है, रेगुलर में बोला गया आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, इसमें आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो 1 करोड़ में से सिंपल सी बात है 18 लाख का आपको आईटीसी मिली, 18% जीएसटी है फोन्स पे। तो अगर हम इन्हें रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पहला तो इनको 18 लाख की आईटीसी मिल गई। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ का अगर आपने परचेज किया है तो सिंपल सी बात है 18 लाख की आपको आईटीसी, 18% 18 लाख की आईटीसी आपको मिल गई। तो आईटीसी आपको मिल गई 18 लाख रुपए। यहां आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते हैं, कंपटीशन हमने लिखवा था लास्ट में, थोड़ा सा आप लोग डीप में समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल है। और इन्होंने सेल किया उसको कितने में, 1 करोड़ 2 लाख में। अब 1 करोड़ 2 लाख में सेल किया तो 18% जीएसटी अगर निकालेंगे तो 18 लाख और 2 लाख का 36,000 रुपए, 2 लाख का 18% 36,000 रुपए। तो यानी कि ये यानी कि 18 लाख 36,000 रुपए ये आउटपुट टैक्स इनका बनेगा, है ना। तो इनका 18 लाख और 36 के इनका आउटपुट बना। तो अब हम लोगों को पता है कि रेगुलर स्कीम वाले आईटीसी का क्लेम कर सकते हैं। टैक्स तो बना था इनका कितना, 18,36,000 रुपए, बट ये आईटीसी को जब अपनी क्लेम करेंगे, आईटीसी को जब माइनस करेंगे, जो रूल बताया था आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो इनको नेट टैक्स पे करना पड़ेगा मात्र 36,000 रुपए का। अब आप देखिए कंपोजिशन में जब इनको हम तो रजिस्ट्रेशन कराते तो 1,02,000 का टैक्स लग रहा है, जबकि मैंने 1% था, लेकिन ये रेगुलर में कितना लग रहा है, 36,000 का। अब आपको देखने में तो फिगर तो लग रहा होगा कि यार कंपोजिशन तो 1% है, नहीं, वो पूरा उसको डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम पुष्पराज को रेगुलर में लाएंगे, स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो इनके ऊपर मात्र 36,000 का ही टैक्स लगेगा। अगर हम इन्हें कंपोजिशन में लेके गए तो 1,02,000 रुपए का टैक्स लगेगा। तो सीधा सीधा डिसीजन मेकिंग ये होगा कि इनको रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराए, भले ही इनका 1.5 करोड़ नहीं जाएगा, तो रेगुलर में इनको बेनिफिट मिलेगा। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि जो मैंने 3 पॉइंट दिखाया उसी के बेसिस पे कंसिडर करना है ना। आप अगर गूगल करेंगे या जो चैट जीपीटी करेंगे तो वो ये 3-4 पॉइंट बताएगा, 1.5 करोड़ से कम है तो ले सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। तो उसको आपको एक बार बिजनेस को एनालिसिस करके समझना पड़ेगा कि आपको एक बार प्रैक्टिकली आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं इनको रेगुलर देता हूं, ठीक, क्या टैक्स आएगा, कंपोजिशन देता हूं तो क्या टैक्स आएगा। एक बार जब हमने कैलकुलेशन किया तो समझ में आ रहा है कि भैया कंपोजिशन में ज्यादा लग रहा है, कहां 1 लाख, कहां 36,000 रुपए, लगभग आपका 3 टाइम्स का ज्यादा टैक्स है। चलिए ठीक है, तो यानी कि अच्छा, ये भी कहानी पूरी तरीके से सही नहीं है। अगर अभी तो लग रहा था केस नंबर 1, ये आपका केस नंबर 1 है कि 2% मार्जिन, ठीक है, केस नंबर 1 में आपका रेगुलर में ज्यादा टैक्स बच रहा है, ये क्लियर आपको सामने दिख रहा है। अब आते केस नंबर 2 बनाते हैं इसका हम लोग। केस नंबर 2, मान लीजिए कि पुष्पराज बोलते कि मेरी मार्जिन 20% की है। सपोज इन्होंने बोला कि मार्जिन मेरी बहुत ज्यादा 20% है। आइए अब कैलकुलेशन करते हैं। तो पुष्पराज की मार्जिन 20% है, तो 1 करोड़ का ये गुड्स परचेज करते हैं तो 20% ये मार्जिन ऐड करेंगे तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो ये 1 करोड़ 20 लाख का ये अपनी सेल करते हैं, ठीक है ना। और हम लोगों को पता है कि अगर हम इन्हें कंपोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 1% इनको टैक्स पे करना है, सिंपल सा। तो 1% का मतलब 1 करोड़ का 1% 1 लाख हो गया, और 20 लाख का 1% कितना हो गया, 20,000। हाँ, इनको जो टैक्स देना पड़ेगा वो मात्र 1,20,000 रुपए का टैक्स इनको पे करना पड़ेगा। कब, अगर ये कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेते हैं। अभी ये हमने केस बदला, अभी 20% मार्जिन कर दिया, तो ये, तो आइए अब हम इनका रेगुलर स्कीम चेक करते हैं, रेगुलर में कितना टैक्स लगता है।
तो रेगुलर में क्या है, आईटीसी मिलेगी 18 लाख की, 1 करोड़ का परचेज आप कर रहे हैं तो 18 लाख की आपको आईटीसी मिलेगी रेगुलर में, ठीक है, ये आईटीसी मिल जाएगी आपको, आईटीसी क्लेम करेंगे। और आपने सेल किया 1 करोड़ 20 लाख का, 1 करोड़ 20 लाख का 18% जीएसटी निकालेंगे तो 20 लाख का 18% हो गया 3,60,000 रुपए, ठीक है ना, और 1 करोड़ गए यानी कि 3,60,000 प्लस 18 21,60,000 रुपए। तो 21,60,000 रुपए का आपका बनेगा आउटपुट, है कि नहीं, मैं तो पूरा मिक्स करके लिख दे रहा हूं। तो अब रेगुलर स्कीम में क्या होता है, बोलता है आईटीसी क्लेम कर लो। देखिए मुझे तो टैक्स तो पे करना था 21,60,000 रुपए, बट रेगुलर में क्या होता है, कहते हैं आईटीसी क्लेम कर लो। तो आईटीसी क्लेम कर मतलब 18 लाख इसमें से माइनस कर लो, 18 लाख माइनस करने के बाद भी कितना आएगा, 3,60,000 रुपए का टैक्स आ रहा है। अब आप देखिए रेगुलर स्कीम में ज्यादा टैक्स आ रहा है, ठीक है। केस नंबर 1 में हमने देखा कि रेगुलर में बहुत कम आ रहा है, ठीक, 3 टाइम्स कम है। अब केस नंबर 2 में देख रहे हैं रेगुलर में 3 गुना ज्यादा टैक्स लग रहा है। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम ये है, इसका मतलब क्या होता है कि सारा खेल आपका मार्जिन्स का है। अगर मार्जिन बहुत हाई है तो रेगुलर स्कीम अच्छा नहीं है, बहुत टैक्स लग जाएगा। मार्जिन बहुत कम है तो रेगुलर स्कीम आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। हमने देखा जब 2% मार्जिन बिजनेसमैन ले रहा है तो हमने देखा कि रेगुलर में 3 गुना कम टैक्स लग रहा है। अब यही मार्जिन को जब उन्होंने बोला कि 20% मार्जिन लेके चलता हूं तो हमने देखा रेगुलर में 3 टाइम ज्यादा लग रहा। इसका मतलब 2% का कोई मार्जिन का बिजनेस कर रहा है उसको कभी कंपल्सरी स्कीम सजेस्ट करना ही नहीं है, वरना उसका बहुत लॉस हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक आपका ब्रेक इवन पॉइंट तो जरूर होगा। हमने देखा 2% पे रेगुलर वाला फायदा, 3 पे भी फायदा, तो कोई ना कोई एक मेकर ब्रेक इवन पॉइंट होगा ना परसेंटेज का, उसके आगे जाएंगे तो रेगुलर फायदा नहीं देगा, उससे कम आएंगे तो रेगुलर फायदा देगा। तो मैंने जब कैलकुलेशन किया था, मैंने जब देखा था, आप लोग भी कैलकुलेशन सिंपली कर लीजिएगा, आप निकाल लेंगे। जैसे कोई 18% का गुड्स वाला जीएसटी का बिजनेस कर रहा है तो हम लोग ने देखा था कि 7 to 8% ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट था, मतलब 7 या 8% तक है तो कंपल्शन रेगुलर दोनों बराबर ही टैक्स आ रहा है। उससे ज्यादा गए तो अब आपका कंपल्शन वाला टैक्स बचाएगा, उससे कम आए तो रेगुलर वाला टैक्स बचाएगा। ये आप लोग अपने से एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि 12% पे कोई और चीजें आएगी। अगर 5% बिजनेस है तो सबके लिए ब्रेक इवन, ठीक है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा सबके लिए। तो हम लोगों ने देखा जरूरी नहीं है कि 1.5 करोड़ से कम है तो उठा के हम कंपल्शन दे दें, नहीं, हमें उनकी मार्जिन भी एनालिसिस करना है, मार्जिन कितनी वो लेके चल रहे हैं उसी बेसिस पे हम उनको सजेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा डिसीजन मेकिंग हो गया। तो एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए, नोट पॉइंट में देखिए रेगुलर और कंपल्शन स्कीम रजिस्ट्रेशन का डिसीजन मेकिंग करने से पहले हमें ग्रॉस मार्जिन भी एनालिसिस करना जरूरी है, हमें ग्रॉस मार्जिन भी एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया डिसीजन मेकिंग चीजें मैंने लिखवाई है। सिंपली अगर आप गूगल पे डालेंगे तो कंपल्शन कब लेना है, रेगुलर कब लेना है, वो तो सिंपली बताएगा 1.5 करोड़ से कम है तो ले लेना। बट ये आपका बैकएंड कैलकुलेशन है, ये ठीक, बिहाइंड द सीन वाला ये काम हो रहा है कि हम लोग कैसे डिसीजन में, जरूरी नहीं कि उठा के आप बिल्कुल बुक से उठा के दे दो, नहीं, आपको देखना है कि अगले का टैक्सेशन कुछ कम हो, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए बिजनेसमैन है, उसने बोला कि मेरी एक बिजनेस कंसल्टिंग फर्म है, तब तो बिजनेस कंसल्टिंग फर्म आपका सर्विस सेक्टर हो गया, तो वो कंपोजिशन में जा ही नहीं सकता, कंपोजिशन उसके लिए है ही नहीं, उसके लिए रेगुलर लेना ही पड़ेगा, कोई वो नहीं है। अच्छा, तो पहला ये हो गया। दूसरा एक चीज और ध्यान से हम लोग समझेंगे,
तो पहला वाला ठीक, दो केस को समझने के बाद हमें आइडिया मिल रहा है कि मार्जिन का इसमें खेल है, मार्जिन को भी हम लोग कंसिडर करके चले। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अब आप लोगों का दिमाग लगने वाला सेशन आ गया, अभी तक सिर्फ सुनने का सेशन था, दिमाग लगाइएगा। ठीक है एकदम। हाँ, अब दूसरा केसेस हम ले लेते हैं हम, कि मान लीजिए कि शोएब आए आपके पास, शिवम के पास शोएब आते हैं। शोएब कह रहे हैं कि शिवम जी, मुझे कंस्ट्रक्शन का, अपना जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, सीमेंट गिट्टी बालू सरिया, उसका बिजनेस मुझे करना है। ठीक है, और इन्होंने पूछा कि भैया टर्नओवर कितना जाएगा, तो शोएब ने बताया कि अभी तो ज्यादा नहीं जाएगा, 1 करोड़ तक मेरा जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, उससे ज्यादा जाना नहीं है। तो क्या और हाँ, इसमें मार्जिन वगैरह भी लगभग आपका जो है ठीक ठाक मार्जिन भी होती है। कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है, बालू है, सैंड है, और जो भी सरिया बेचने का काम है, उसमें मार्जिन भी ठीक ठाक है। तो आपको लगा कि यार इसमें तो मार्जिन भी ठीक ठाक है, इनको हम कंपल्शन स्कीम दे दें। ठीक है, दे दे। तो लेकिन आपको कुछ और चीजें भी पूछनी है इनसे। अब शोएब ने आपको नहीं बताया कि मैं ट्रक वगैरह खरीदूंगा 2-3 ठो सप्लाई देने के लिए, है ना, सारी चीजें खरीदूंगा, शोएब ने नहीं बताया, तो आपने इनको दे दिया। तो उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन के भी जो उन्होंने खरीदा, कैपिटल्स यानी फिक्स एसेट, जो हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट, जो हम लोग एंट्री करते हैं, फिक्स एसेट एंट्री आपने भी किया है, फिक्स एसेट खरीदा। मान लीजिए इन्होंने 30 लाख का ट्रक खरीदा। अब 30 लाख के ट्रक में लगभग 5 लाख 40 हजार की आईटीसी मिलती है। 30 लाख का ट्रक में 5 लाख 40 हजार आईटीसी आपको मिलती है। अगर आपने कंपल्शन स्कीम लिया तो ये आईटीसी मर गई आपकी, इस आईटीसी को आप यूज ही नहीं कर पाएंगे ना, कहां यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने 30 लाख का ट्रक खरीदा और आपने ठीक कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस शुरू कर दिया, सपोज आपने किसी, फोन आ रहा है क्या, कट गया, चलिए, हाँ, तो आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस शुरू किया। ठीक है, मैं आपको केसेस समझा रहा हूं। तो और मान लीजिए कि वो व्यक्ति शुरू में 1 लाख का बालू बेचता है या 10 लाख का बालू बेचता है। 10 लाख का बालू बेचेगा तो मान लीजिए कि 10 लाख का 5% उसको 50,000 का टैक्स उसको देना पड़ेगा। 50,000 का टैक्स इसको नहीं, 1% लगेगा ना, कितना, 10,000, उसको 10,000 का टैक्स को तुरंत पे करना पड़ेगा अगर कंपल्शन लेता है। लेकिन अगर इसने रेगुलर स्कीम लिया है तो 10,000 का टैक्स और आईटीसी उसके पास 5,40,000 रुपए, तो उसको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसी 10,000 या जो भी अमाउंट है ये 5,40,000 से माइनस हो जाएगा। यानी कि अब उस बिजनेस को जो भी वो कैपिटल परचेज, ठीक है, जो भी वो कैपिटल गुड्स परचेज करता है, सपोज टेबल, फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरा, एसी वगैरह सब कुछ, अब उनको क्या करना है, अपने फर्म के नाम पे, अपने कंपनी के नाम पे वो खरीदना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि अगर आपने अपने पर्सनल नाम पे खरीदा, ठीक है, तो शोएब ने मान लीजिए पर्सनल नाम पे लिया तो उसका आईटीसी शोएब क्लेम नहीं कर सकते। अब वो क्या करेंगे, कुछ भी खरीदेंगे अपने वो बिजनेस के नाम पर खरीदेंगे। तो आप लोगों ने देखा है बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने फर्म के नाम पे उन लोग कहते हैं कि भैया हमारे फर्म के नाम में बिलिंग कर दो। मान लीजिए कि कहीं आपने दूसरे सिटी में कहीं आपने बिजनेस मीटिंग के पर्पज से गया, आपने होटल लिया 10,000 का, तो आप कहेंगे भैया होटल का जो बिल है फर्म के नाम पे बना दो। क्यों? क्योंकि होटल के बिल में भी आपका होटल जो बड़े होटल है 18% की जीएसटी है। 18% की जीएसटी जो आपने जो वो टैक्स लगा उसका आपने इनपुट क्लेम, आईटीसी क्लेम कर लिया, अल्टीमेटली आपने बिजनेस में से टैक्स को माइनस कर लिया। दूसरा, बाकी का जो अमाउंट बचा है उसको हम लोग इनकम टैक्स कम करने में यूज करेंगे। ठीक है, आज तो मैं ये ठीक कल वाला सेशन खींचूंगा। तो यानी कि 2 प्रकार का टैक्स बिजनेसमैन पे करता है, एक इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स जो कि साल में एक बार हमें पे करना है, जो कि डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, और दूसरे प्रकार का टैक्स जीएसटी जो कि डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, ये मंथली क्वार्टरली पे करना पड़ता है। तो जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी का टैक्स कब होगा, जब आईटीसी आपके पास हो। इनकम टैक्स में कब होगा, जब आपके खर्चे ज्यादा हो। इनकम टैक्स का मतलब मैंने कितना कमाया, कितना प्रॉफिट हुआ। मेरी प्रॉफिट अगर ज्यादा है तो टैक्स मेरी ज्यादा, प्रॉफिट अगर कम है तो टैक्स मेरी कम। तो प्रॉफिट कब होगा, जब मेरे एक्सपेंसेस मेरे ज्यादा होंगे। तो एक्सपेंसेस, लेकिन वो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होने चाहिए ना। मान लीजिए कि आपके ट्रिप पे गए, ठीक है,
रियल में वो बिजनेस ट्रिप था, आप यूएस गए या कहीं भी गए, ठीक है, आपका 6-7 लाख रुपए खर्च हुआ, बट आपने जो एयरलाइन का टिकट बनाया, जो भी किया, वो अपने पर्सनल नाम पे किया, तब तो आपने जो 5 लाख रुपए जो एक्सपेंस किए होंगे, इसका इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट मिलना ही नहीं है, क्योंकि वो आपका पर्सनल खर्चे में आ गया, कंपनी खर्चे में नहीं आएगा। तो बिजनेसमैन क्या करता है, वो अपने कंपनी के नाम पे टिकट बनवाएगा, कंपनी के नाम पे दिखाइए टिकट, ठीक है, जो आपका टैक्स इनवॉइस रेज होगा, जो पेमेंट का टैक्स बनेगा, वो कंपनी के नाम, टिकट तो मेरे नाम पे रहेगा, लेकिन इसको हमें कंपनी के नाम पे बिलिंग कर दीजिए अलग से। तो वो क्या होगा, जो 5 लाख रुपए था वो हम लोग उसको इनकम टैक्स में बेनिफिट लेंगे, 5 लाख रुपए की मेरी प्रॉफिट कम हम कर देंगे, तो सिंपल सी बात, 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचेगा। तो यानी कि कहने मतलब क्या होगा, जीएसटी अगर आपको बचाना है, तो जो भी आप कैपिटल गुड्स वगैरह खरीदते हैं, अगर आप रेगुलर स्कीम में हैं, तो आप अपने कंपनी के नाम पे लीजिए। इनकम टैक्स बचाना है कि जो भी खर्चे हैं वो आप अपने कंपनी के नाम पे दिखाइए। जैसे आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा, सपोज मैंने ऑफिस में जो एसी लगाया, अब एसी मैं अगर अपने नाम पे लेता हूं, तो टैक्स तो आपको मिलेगा, जीएसटी उसमें लगा रहेगा, लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। बट अगर मैं कंपनी के नाम पे लेता हूं, तो पहला उसका आईटीसी को मैं क्लेम ले लूंगा, दूसरा जो एसी आया उसको भी हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा होगा, मैंने करवाया था, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्लेम करेंगे। तो कल मैं आपको थोड़ा सा दोनों को मिक्स करके समझाता हूं। एक अभी हम लोग डिसीजन मेकिंग चीजों पे चल रहे हैं। फाइलिंग बड़ा सिंपल है, फाइलिंग करने में कुछ नहीं है, 2 दिन में फाइलिंग सीख जाएंगे। फाइलिंग करने से पहले का क्या हम लोग करेंगे, क्या डिसीजन मेकिंग करें, हमारी जो पूरी क्लास होगी स्ट्रेटजी और हमारे डिसीजन मेकिंग की क्लास चल रही है, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल डिसीजन मेकर बनाया जाए, ताकि गलतियां ना हो फ्यूचर में। तो कल हम लोग समझेंगे, ये टॉपिक लिख लीजिएगा, इनकम टैक्स और जीएसटी कैसे बचता है, इसके बारे में समझेंगे। तो ये टॉपिक मुझे याद दिलाइएगा, सर आपको ये पढ़ाना, मैं बता दूंगा। इनकम टैक्स और जीएसटी कैसे बचाते हैं, इसके लिए क्या डिसीजन मेकिंग होती है, इसके बारे में स्ट्रेटजी हम लोग कल समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसे आप नोट करेंगे, ताकि आप अगर फ्यूचर में अपना बिजनेस कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, या अगर कहीं ठीक है किसी को टैक्स कंसल्टिंग देना चाहते हैं या कहीं जॉब करेंगे, एटलीस्ट ये सारी बातें आपको पहले से पता हो, गलतियां ना हो, आपको लॉसेस ना हो, ठीक है। कल हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से। आज के लिए इतना रखते हैं।